Hello dear aspirants, welcome to all. This is our third session on most repeated MCQs. देखो पहले क्वेश्चन क्या है? Which of the following combinations correctly lists the three main epithelial cell types found in the fallopian tube? Option A, ciliated cells, goblet cells and basal cells. B, ciliated columnar cells, non-ciliated secretory cells and Pell cells. कौन सा टाइप्स ऑफ सेल्स फेलोपियन ट्यूब में रहेगा ये पूछ रहा है ठीक है ऑप्शन सी स्क्वैमस सेल्स पेग सेल्स एंड बेसल सेल्स ऑप्शन डी ciliated cells पानिक सेल्स एंड इंटर कैलोरी सेल्स देखो फेलोपियन ट्यूब पे थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स है ठीक है इसी में से वो थ्री सेट्स सेल कौन सा है ये पूछा गया है इधर से सीधा बहुत बार क्वेश्चन आया है फेलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है हम सब लोगों को पता है ciliated columnar epithelium ठीक है ciliated columnar epithelium रहता है ये डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इधर से और एक सेल रहेगा सबको पता है दैट इज द पेग सेल्स ये भी फेलोपियन ट्यूब में रहेगा ठीक है ऐसे ऑप्शन को ढूंढ लेना उधर पेग सेल्स भी रहना है और ciliated columnar epithelium सेल रहना है और secretory सेल रहना है ये थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स है जो फेलोपियन ट्यूब में रहता है ऑप्शन बी देखो इधर ciliated columnar cells नॉन ciliated secretory cells एंड Pell cells तीनों है ना ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर तो बहुत बार एग्जामिनर सिर्फ इसको टारगेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है ciliated columnar सेल और एपिथेलियम कहाँ रहता है वो रहता है फेलोपियन ट्यूब मैं तीनों इसीलिए मेंशन किया हूं ऑप्शन में मतलब तीनों का बारे में आपको पता होना है ठीक है चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फेलोपियन ट्यूब में थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स रहता है पहले सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स क्या इसका फंक्शन क्या है पुश जाइगोट टू यूट्राइन कैविटी बाय पेरिस्टाल्सिस ठीक है सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स है ना ये फेलोपियन ट्यूब में पेरिस्टाल्सिस करके जो जाइगोट है ना उसको आगे पुश करता है ठीक है तो यूट्रस हो गया ये फेलोपियन ट्यूब हो गया ठीक है जो ये फेलोपियन ट्यूब है ना इसी में से जो पहले टाइप का है ना सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम ये क्या करेगा जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है ना इसको पुश करेगा कहाँ यूट्रस का तरफ ये इसका फंक्शन हो गया ठीक है कैसे पुश कर रहा है बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस ठीक है चलो और सेकेंड टाइप ऑफ सेल कौन सा है उधर सीक्रेटरी सेल्स है ठीक है इसका फंक्शन क्या है न्यूट्रिशन टू अर्ली जाइगोट जो ये जाइगोट है ना ये ये एम्पुला पार्ट है इधर ये फर्टिलाइज हो गया साइड आप फर्टिलाइज बोलेंगे इसको एम्पुला को फर्टिलाइज कहाँ होगा फर्टिलाइज होगा एम्पुलरी पार्ट में इधर फर्टिलाइज हो गया इधर से लेकर ये एंडोमेट्रियल कैविटी आने तक जाइगोट को 4 डेज लगेगा टोटल कितना 4 डेज 4 डेज में इधर आने के बाद में इम्प्लांट होगा इम्प्लांटेशन होने के बाद में जो यूट्राइन आर्टरीज है ना इसको ब्लड एंड फूड सप्लाई करेगा थ्रू दी प्लासेंटा ये बाद का प्रोसेस है जो ये 4 डेज का ये ड्यूरेशन है ना फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एंडोमेट्रियम आने तक ये जो जाइगोट का पीरियड है ना 4 डेज का इधर न्यूट्रिशन कौन सप्लाई करेगा इसको जाइगोट को इधर न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा
दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स, सिक्रीटरी सेल्स। न्यूट्रिशन टू अर्ली जाइगोट, मतलब ये इधर से लेकर इधर तक एंडोमेट्रियल कैविटी आने तक जो जाइगोट है ना, उसका न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम सिक्रेटरी सेल करेगा। ठीक है, टाइप 2 हो गया। चल, और टाइप 3 फैग सेल्स, ये भी कहाँ रहता है? ये भी फेलोपियन ट्यूब पे रहता है, फैग सेल्स। ये टाइप 3 हो गया। टाइप 3 का फंक्शन क्या है? अननोन फंक्शन, इसका फंक्शन स्पेसिफिकली पता नहीं है। ठीक है, चलो। Zygote moves towards the uterine cavity by the peristalsis in the tube. This is the main reason. जाइगोट इधर से लेकर इधर तक इंट्रा यूट्राइन कैविटी तक आ रहा है, मतलब इसका मेन एक्शन ये है, दैट इज द पेरिस्टालसिस। दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट है ना, वो सेकेंड रीजन होगा। फर्स्ट पहला रीजन पूछेगा ना, इधर से जाइगोट इधर आने तक इसका मेन कैसे आ रही है? बाय द एक्शन ऑफ peristalsis which is created by ciliated columnar cells. This is the main reason. Second question देखो, at what time during intrauterine life does the fetal ovary contains the maximum number of primordial follicles? Approximately 6 to 7 millions. इसका मतलब ये है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फीटल का जो ओवरीज है ना, वो ओवरीज में प्राइमोडियल फॉलिकल्स अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिलियन कब रहेगा? वो फीटल मतलब इंट्रा यूट्राइन ड्यूरेशन क्या है उसका? ऑप्शन है थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ और सिक्स मंथ ऑफ जेस्टेशन। और एक बार पढ़ो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आएगा। एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ does the fetal ovary contain the maximum number of primordial follicles? Approximately 6 to 7 millions. 6 to 7 millions, this is the maximum follicles which is present in the intrauterine life. ठीक है, वो कब रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर होगा फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन, मतलब 20 वीक्स, नियर 20 वीक्स। कितना रहेगा? 6 to 7 मिलियन तक प्राइमोडियल पॉलिकल्स रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। द साइज ऑफ ओवा इज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, द साइज ऑफ ओवा इज 120 माइक्रोन। द fertilizable span of ova or secondary oocyte is 12 to 24 आवर्स। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिकल्स आर seen at the fifth month of intrauterine life, that is the 6 to 7 millions। ये हमारा क्वेश्चन था अभी। ठीक है, कब है, ड्यूरेशन क्या है? फिफ्थ मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में 6 to 7 मिलियंस प्राइमोडियल पॉलिकल्स रहे। और एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना रहेगा पॉलिकल्स? पॉलिकल्स रहेगा 1 to 2 मिलियन रहेगा। और एट द प्यूबर्टी द नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर अराउंड 4 to 5 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट जेस्टेशनल एज डज अ फीटल किडनी बिगिन प्रोड्यूसिंग यूरिन? यूरिन फॉर्मेशन इंट्रायूट्राइन लाइफ में कब होगा? 8th वीक, 10th वीक, 3rd to 14th वीक और 16th वीक। कौन सा वीक में फीटल का किडनी, फीटस का किडनी यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12 to 14 वीक। कुछ इंट्रा यूट्राइन इवेंट्स मैंने मेंशन किया हूं इधर, जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, एक बार देख लो। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में देख लेते। अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस external genitalia are clearly visualized via USG by 10th weeks, 12th weeks, 14th weeks
और 18th वीक्स। क्या पूछ रहा है? एक्सटर्नल जेनाइटलिया क्लियरली विजुअलाइज्ड बाय ईवीएसजी। ईवीएसजी में क्लियरली एक्सटर्नल जेनाइटल्स कब दिखने को मिलेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12th वीक ऑफ gestation और इंट्रायूटराइन लाइफ। Fetal breathing movements starts at 11th weeks of intrauterine life. Second one is fetal swallowing movements 10 to 12 weeks. Fetal urine production as early as 8 to 11 weeks. इसको मार्क करना और ऑप्शन में आपको ये मिलेगा डेफिनेटिवली बाय 12th weeks of intrauterine life. Fetal urine production, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, मेकोनियम प्रोडक्शन starts at 16 weeks of intrauterine life and fetal cardiac activity, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। कब दिख जाएगा fetal cardiac activity? at 6 weeks of gestation और क्वेश्चन में ये बहुत बार आया, day 21 after fertilization. Next, surfactant production begins by 20 weeks. Surfactant seen in amniotic fluid by the 28 weeks. नेक्स्ट देखो, गोनेट्स। गोनेट्स फॉर्मेशन कब होगा? गोनेट्स फॉर्मेशन होगा 7th वीक्स और पहले टेस्टिकुलर फॉर्मेशन आपको पहले मिलेगा, बाद में देखो फर्स्ट मेल देन फीमेल। इंटरनल जेनिटालिया at 10th weeks of intrauterine life and external genitalia, ये अपन का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। 12th weeks of gestation, देखो एक्सटर्नल जेनिटालिया मैंने मेंशन किया हूं, फॉर्मड अर्लियर इन फीमेल्स बट गोनाड्स, here I mentioned that testicular earlier than the ovaries, ये थोड़ा सा ध्यान। और हार्मोनल प्रोडक्शन देख लेना, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कौन सा लाइन याद रखना है, एक एक्सटर्नल जेनिटली का ये याद रखना और हार्मोन्स का, तीनों लाइन आपको याद रखना है। हार्मोन प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा? इंसुलिन start to produce at 12th week of intrauterine life and HPA is formed at 12th weeks. HPA मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रेनलिन, ये तीनों का एक्सिस फॉर्म्ड एट 12th weeks of intrauterine life. Glucagon synthesis starts at 8th week of intrauterine life. ये तीनों है ना, आपको बोलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज द बेस्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज इन थर्ड ट्राइमेस्टर? क्या है क्वेश्चन में? फीटल एज एस्टिमेशन के लिए कौन सा पैरामीटर आप यूज करोगे एट द एज ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर? ये फ्यूमरल लेंथ, बी बाइपराइटल डायमीटर, सी abdominal circumferences, crown rump length। फीटल एज एस्टिमेट करने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो एग्जाम में फर्स्ट रैंक आएगा ना, उसके लिए हम देंगे क्राउन, दे देंगे, दिस इज द क्राउन, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर का ऑलरेडी वो नाम पे ही बता रहा है, बाइपराइटल, ठीक है। बाई मतलब तो इधर ही दिख रहा है, थर्ड में फ्यूमरल है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज इन थर्ड ट्राइमेस्टर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इधर क्या है, फीटल एज एस्टिमेट करना है ना आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपको क्या करना है, फ्यूमरल लेंथ को देखना है। ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन ये इज राइट आंसर हियर।
अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल एज को एस्टिमेट करना है तो कौन सा पैरामीटर रहेगा? ये रहेगा बाई पैराइटल डायमीटर रहेगा। और फर्स्ट में क्राउन, देखो इधर मैंने क्राउन बनाया हूं क्योंकि क्राउन रंप लेंथ, ठीक है, क्राउन रंप लेंथ हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज करेंगे, वही मेंशन किया हूं मैंने इधर। जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन बाय यूएसजी एंड पैरामीटर यूज्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे? क्राउन रंप लेंथ यूज करेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाई पैराइटल, सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स मतलब बाई, उधर ही देखो बाई मेंशन है ना, उससे याद रखना है आपको। पहले वाला क्राउन और बाई पैराइटल, ये दोनों याद रखो और फ्यूमरल लेंथ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्यूमरल लेंथ इज ए पैरामीटर टू एस्टिमेट द फीटल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, a pregnant female is always at risk of teratogenicity if exposed to drugs. Most common cause of Mobius syndrome is use of following drug in pregnancy. इसका मतलब यह है, Mobius syndrome is a teratogenic side effect of following drugs. इसमें से वो कौन सा ड्रग है ये पूछ रहा है। मिसोप्रोस्ट, थैलिडोमाइड एंड मेथिमेजोल फेनिटोइड। इसका बारे में, टेराटोजेनिक ड्रग्स का बारे में मैं एक क्लास लिया हूं, उधर आपको जाके देखना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को पता है। क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब इधर से हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। कैसे? अभी मोबियस सिंड्रोम आ गया, इधर क्वेश्चन में मोबियस सिंड्रोम का आ गया और दूसरा एग्जाम में थैलिडोमाइड का साइड इफेक्ट आ जाएगा। ऐसे आता रहता है, इसीलिए पूरा एक बार क्लास आप लोगों को जाके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी टेराटोजेनिक ड्रग का ऊपर ही क्वेश्चन है, इसको भी आप वो क्लास देख के आंसर करना कमेंट बॉक्स में। सिर्फ मैं इधर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। Sodium valproate exposed to a pregnant mother causes all of the following teratogenic effect in the baby except। जो ऑप्शन में है ना, ये सब टेराटोजेनिक इफेक्ट्स वो बेबी में दिख जाएगा एक को छोड़ के। कोई प्रेग्नेंट मदर सोडियम वॉलप्रेट ले रही है, मतलब उसका बच्चे में सब जो इधर मेंशन किया हूं ना टेराटोजेनिक इफेक्ट्स सब मिल जाएगा और एक को छोड़ के। पीसीओडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइपिडा और सीवीएस एनोमलीज। मैं इसका आंसर इधर ही बता देता हूँ। क्या? सोडियम वॉलप्रेट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करेगा क्या? यस। स्पाइना बाइपिडा, यस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एनोमलीज भी कॉज करेगा। पीसीओडी इज ए एक्सेप्शनल, यस, पीसीओडी इज एसोसिएटेड विथ, पीसीओडी इज एसोसिएटेड विथ सोडियम वॉलप्रेट, ठीक है। सोडियम वॉलप्रेट पीसीओडी कॉज कर सकता है। इधर क्वेश्चन में बेबी पूछा हुआ है, बेबीज में ये सब दिख जाएगा। अगर कोई वुमेन करके पूछते थे ना, तब हमारा आंसर पीसीओडी भी कंसिडर हो सकता था, ठीक है। अभी बेबी का बारे में पूछ रहा है, मतलब पीसीओडी नहीं दिखेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाएगा, स्पाइना बाइपिडा हो जाएगा और कार्डियक एनामलीज भी दिख जाएगा। पीसीओडी इज रिलेटेड टू सोडियम वॉलप्रेट बट इट इज सीन इन अ वुमेन्स, नॉट अ बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी इज nausea with or without vomiting. The anti-cancer drug vary in their ability to cause nausea and vomiting. Which of the following anti-cancer drug is least likely to cause nausea and vomiting? इसका मतलब ये है, जो फॉलोइंग ड्रग्स है ना उसमें से लीस्ट लाइकली टू कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग, कौन सा ऐसे ड्रग है वो लीस्ट नोजिया वोमिटिंग कॉज कर सकता है? लीस्ट पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्लोराम्ब्यूसिल, सिस्प्लैटिन, डॉक्सोरुबिसिन, डुआनोरुबिसिन। लीस्ट पूछ रहा है मतलब ये होगा क्लोराम्ब्यूसिल, दिस इज लीस्ट हेमेटोजेनिक। अगर हाईएस्ट पूछेंगे ना तब सिस्प्लैटिन बताना, दिस इज द हाईएस्ट हेमेटोजेनिक।
डॉक्सोरोबिसिन का एक साइड इफेक्ट याद रखना। डॉक्सोरोबिसिन का साइड इफेक्ट रहेगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, विच इज इरिवर्सिबल। ठीक है। और डिवानो रेबिसिन का उधर ही लिख देता हूँ। दिस इज द दिस इज ऑल्सो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। सबका बारे में एक एक लाइन याद रखना है। और जो भी एंटी कैंसरस ड्रग है ना, उसमें से हाईएस्ट एमिटोजेनिक ड्रग मतलब हाईएस्ट नोजिया वोमिटिंग सिस्प्लैटिन कॉज करेगा, और लीस्ट एमिटोजेनिक दैट इज द क्लोराम्ब्यूसिल। और डुवानोरोबिसिन इज a cardiotoxic drug which can cause congestive heart failure, and doxorubicin is a drug which can cause dilated cardiomyopathy which is irreversible. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड nausea and vomiting is granisetron, aprepitant, hyoscine, lorazepam। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड nausea and vomiting के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है इनमें से? आंसर होगा इधर ग्रेनिसेट्रॉन। अगर ऑप्शन में ऑन्टेंसेट्रॉन रहता है ना, तो भी यही आंसर करेक्ट है, ऑन्टेंसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन। इधर देख लो, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड nausea एंड वोमिटिंग। पहले देखो, सेट्रॉन, सेट्रॉन मीन्स ये सेट्रॉन ड्रग्स है, ऑन्टेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन। इसका एक्शन रहेगा 5-HT3 एंटागोनिस्ट। और इसको कब देंगे? अर्ली फेज ऑफ nausea एंड वोमिटिंग। आपने कीमोथेरेपी दिया है, देने के बाद में अप टू 24 आवर्स तक nausea वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, मतलब आप ऑन्टेंसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। पेलोनिसेट्रॉन, दिस इज द लॉन्गेस्ट एक्शन। सो अगर कोई पेशेंट को बिहाइंड द 24 आवर्स nausea एंड वोमिटिंग हो रहा है आफ्टर द कीमोथेरेपी, मीन्स हम पेलोनिसेट्रॉन एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following anti-tubercular drug can cause the shown laboratory profile? Elevated TSH level and decreased T3। मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म का बात हो रहा है इधर। इनमें से कौन सा ड्रग, कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है? रिफाम्पासिन, पायराजिनामाइड, इथियोनामाइड एंड स्टेफ्लोमाइसिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज द इथियोनामाइड। आपको अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का बारे में पूरा क्लास देखना है तो हमने ऑलरेडी इसका बारे में एक क्लास लेके अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक। तो हाइपोथायराइडिज्म, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में से दो ऐसे ड्रग्स है वो हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकता है। कौन सा ड्रग है? द ड्रग एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म, फर्स्ट वन इज पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड सेकेंड वन इज इथियोनामाइड। और जो भी ऑप्शन में है ना, वो सबका ड्रग के बारे में मैंने मोटा मोटा पॉइंट्स इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किया हूं मैंने। पैराजिनामाइड का बारे में याद रखना है तो आपको three most important points are there here. One, paraginamide is a most hepatotoxic drug, and second one is it increases the uric acid level and precipitate the gout। ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग गाउट को कॉज कर सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है। और पायराजिनामाइड इज अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। चलो नेक्स्ट ड्रग कौन सा है? एथाम्ब्यूटाल। एथाम्ब्यूटाल का बारे में आपको याद रखना है तो चार लाइन। ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब हम बोलेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे, ये कौन सा ड्रग कॉज करेगा? दैट इज द एथाम्ब्यूटाल। ये भी
यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करेगा और इथाम्ब्यूटाल इज ए सेफ इन प्रेगनेंसी। लास्ट वन रिफाम्पासिन, दिस इज आल्सो हेपाटोटॉक्सिक बट मोस्ट हेपाटोटॉक्सिक इज ए पायराजिनामाइड। सेकेंड, ये याद रखना बहुत बार पूछा हुआ है, रेड ऑरेंज यूरिन और बॉडी सिक्रीशन कौन सा ड्रग से लेने से मिलेगा, दैट इज रिफाम्पासिन। फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलेगा और सेफेस्ट एंटीट्यूबरकुलर ड्रग इन प्रेगनेंसी, दैट इज द रिफाम्पासिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन आता रहेगा इसका बारे में। स्ट्रेप्टोमाइसिन, दिस इज अ नेफ्रोटॉक्सिक एंड ओटोटॉक्सिक ड्रग। इट ब्लॉक्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, so it is contraindicated in myasthenia gravis patients as well as contraindicated in pregnancy. Which of the following agent used in osteoporosis is associated with DVT? जो मैंने नीचे मेंशन किया हूं ना, उसमें से एक दवाई हम ऑस्टियोपोरोसिस में देंगे और उसका साइड इफेक्ट है डीवीटी। वो कौन सा ड्रग है? ये पीटीएच एनालॉग, बी स्ट्रोंटियम ग्रेनुलेट्स, ऑप्शन सी डेनिसोमाब, ऑप्शन डी मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम ग्रेनुलेट्स। देखो, जो ऑस्टियोपोरोसिस में हम देते हैं ना, वो ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स एक बार देख लेना है। साइड इफेक्ट से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लेके आया। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज बिस्फॉस्फोनेट्स। उसमें से हम अल्लेंड्रोनेट एक दवाई देंगे, तो उसका साइड इफेक्ट है पेप्टिक अल्सर डिसीज, इसोफेजाइटिस एंड जॉ नेक्रोसिस। सो ये दवाई देने से पहले नर्सिंग रोल क्या रहेगा? अगर ये पेशेंट ये दवाई ले रहा है ना, ये इसोफेजाइटिस कॉज कर सकता है, इसीलिए हमको पेशेंट को बोलना है फुल ग्लास ऑफ वाटर में ये दवाई को लेना है। और सेकेंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है प्रॉपर पोजिशन, पोजिशन एटलीस्ट 30 मिनट्स। दवाई लेने का बाद में कम से कम 30 मिनट्स तो इसको प्रॉपर पोजिशन देना है। ठीक है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, इसमें से क्वेश्चन आया था। देखो, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया। The patient presented to emergency with vomiting, reduced bowel sounds, and an intern gave an injection of antiemetic that suddenly leads to muscle spasm, upward gauging of eyes, bradykinesia, and gait abnormality. Following drug is the next step in management. देखो इधर पेशेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेडिकाइनेसिया और नेक मसल स्पाज्म हुआ है और अपवर्ड गेजिंग ऑफ आइज। ठीक है, फोटो थोड़ा सा बड़ा करो क्या? ठीक है, अपवर्ड गेजिंग ऑफ आइज, नेक स्पाज्म एंड ब्रेडिकाइनेसिया, दिस इज द ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म इसीलिए होता है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देने से, मतलब एंटीसाइकोटिक्स लाइक हाइलोपेरिडोल, रेस्पिरिडोन एंड मेटाक्लोप्रोमाइड। ये तीनों ड्रग ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म कॉज कर सकते हैं, ऑलरेडी डेवलप हुआ है। एक पेशेंट वॉमिटिंग का साथ इमरजेंसी में आया था और उसको इंटर्न ने एंटीएमेटिक ड्रग दे दिया। बाद में पेशेंट मसल स्पाज्म हो गया, अपवर्ड गेजिंग ऑफ आइज, ब्रेडिकाइनेसिया एंड गेट एब्नॉर्मलिटी। मतलब कौन सा दवाई दिया? इंटर्न ने दिया है, मेटाक्लोप्रोमाइड दिया है, मेटाक्लोप्रोमाइड, रेस्पिरिडोन और हेलोपेरिडोल, तीनों D2 रिसेप्टर ब्लॉकर था। इंटर्न ने उसको एंटीएमेटिक और गैस्ट्रिक एमिटिंग लाइक ड्रग मतलब मेटाक्लोप्रोमाइड दे दिया है, उसको साइंस एंड सिम्टम्स ये आ गया, अभी ऐसे दिख रहा पेशेंट। इसका मैनेज करने के लिए कौन सा दवाई देंगे? हाइलोपेरिडोल देने से फिर साइंस एंड सिम्टम्स बढ़ जाएगा, ऑलरेडी मेटाक्लोप्रोमाइड दे दिया है इसीलिए ये साइंस एंड सिम्टम्स आ रहा है। रेस्पिरिडोन देने से भी
साइंस एंड सिम्टम्स फिर वर्सन हो जाएगा। मतलब इसका आंसर है ये पेशेंट को बेंच देना है, तब ये सिम्टम्स रिड्यूस होगा। ठीक है, देखो इधर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, एक बार पढ़ लो इसको। ड्यू टू एंटीसाइकोटिक्स लाइक हैलोपेरिडोल, मेटाक्लोप्रोमाइड और रेस्पिरिडोन। एंटीसाइकोटिक्स लाइक हैलोपेरिडोल, मेटाक्लोप्रोमाइड, रेस्पिरिडोन और अदर एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है ना, वो देने से हमको ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन मिलेगा। इंटर्न ने मेटाक्लोप्रोमाइड दिया था, इसीलिए वो साइंस एंड सिम्टम्स आया था। उसको रिलीव करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक देना है आपको। मतलब उसमें से कौन सा है? अगर ऑप्शन में बेंजाट्रोपिन देना रहेगा तो वो भी आंसर ठीक है। अभी हमारा ऑप्शन में था बेंजहेक्सोल था, ठीक है। और प्रोमिथाजिन रहेगा ना, वो भी आंसर ठीक रहेगा। ये तीनों दवाई याद रखना। अगर बेंजहेक्सोल है तो इसको मार्क करना है, नहीं तो बेंजाट्रोपिन को मार्क करना है।